जॉन, मेरा सबसे पहला सवाल ये जो मुख्तलिफ अजहान के अंदर उभरा है और मुख्तलिफ लोग उसका जवाब ढूंढने के मुतलाशी हैं और मुतजाद आवाज़ें आ रही हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जिस जगह पर रहबर आला सुप्रीम लीडर मौजूद थे और उनके हमरा उनके रुफका मौजूद थे, वो अजहान मौजूद थे जो ईरान को चलाते थे, ईरान के अजाइम की पुख्तगी का इस्तारा समझे जाते थे, वो जो निशाना बने हैं, कौन सी मुसद्दका इत्तला के जरिए वो निशाना बने हैं, वजूहात उसकी क्या मंजर आम पे आ सकी हैं, और जो मुखबर 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 अब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर गर्दिश करने लग पड़ा है कि कोई ऐसा एक मुखबर था जिसकी वजह से वो इत्तला पहुंची, और फिर कोई एक था जिसने तस्वीर बना के बेंजामिन नेतन्याहू को या डोनाल्ड ट्रंप को इरसाल की है। वो कौन था और इसमें मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन कितनी है? देखें, सबसे पहले स्टार्ट करूंगी जो इलीगल बुज़दिलाना जो हमला किया है अमेरिका ने, और उसने एक मिसाल कायम कर दी है कि किसी बातचीत की कोई वैल्यू नहीं है, किसी के हेड ऑफ स्टेट की कोई वैल्यू नहीं है। जिस मुल्क में चाहेंगे वो अटैक करेंगे, और माइट इज राइट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फर्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम के रिस्पॉन्स के उसमें जुमरे में देखें तो अमेरिका यही चाहता था कि लोग बाहर आएं, और ट्रम्प ने कहा कि बाहर आओ, तो उन्होंने देख लिया है आज आवाम का रिस्पॉन्स देख के कि कैसे लोग बाहर आए हैं। सुबह हम लोग को खबर आती है कि आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो चुके हैं, उससे पहले तक कंफर्मेशन आ रही थी फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी। राष्ट्रपति साहब ने भी कहा कि ही इज सेफ, ही इज अलाइव एंड वेल। रिश्तेदारों ने भी कहा कि वो सही हैं, ठीक हैं। तो हमें भी लग रहा था, सबको लग रहा था ईरान में कि ही इज सेफ, लेकिन ऐसा नहीं है। बहरहाल जो अमेरिका अचीव करना चाह रहा था वो तो उसने अचीव नहीं किया। भले उसने आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया, रिजीम चेंज कोट अनकोट अभी भी नहीं हुआ ईरान के अंदर, और ना हो सकता है मेरी नज़र में। ये जो मुखबर की आप बात कर रहे हैं, देखें, ये जो जाहिर सी बात है, ईरान की इंटेलिजेंस कमज़ोर है, वीक है, और ज़रूर इसके अंदर इंटेलिजेंस फेलियर है। अब लोग कहते हैं जी नहीं, इंटेलिजेंस फेलियर तो है, लेकिन आयतुल्लाह खामनाई जो है वो बंकर में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि खबरें आ रही थी ना कि बंकर में है या रशिया चले गए हैं और वो तो भाग गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो बंकर में नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी अमानत है अल्लाह के लिए, और होना होगा तो कुछ हो जाएगा। मुझे कोई इसमें कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। तो बहरहाल, लेकिन ये कोई इसमें वो तो नहीं है, दो राय नहीं है कि फेलियर जरूर है, और कोई ना कोई मुखबिर जरूर है जो जिसने हाई लेवल पे ये काम किया है। और जो डिस इन्फॉर्मेशन की बात आती है, वहां पे अगर हम लोग बात करें तो जो पिक्चर है वो अभी तक वेरीफाइड नहीं है कि वो सही है, असली है या नहीं है, एआई है, क्या है। तो डिस इन्फॉर्मेशन तो कॉमन है, मेजर न्यूज सोर्सेज वेस्टर्न मीडिया के डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, पहले भी फैला चुके हैं। 1953 में बीबीसी ने पूरा एक प्रोपागेंडा कैंपेन चलाया था। रशिया में अभी जब जाने की बातें हो रही थी तब उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। तो मिस इन्फॉर्मेशन तो बहरहाल मौजूद है। लेकिन अभी किस तरीके से ये जो हमला उन्होंने किया है, एक बुजुर्ग आदमी जो ग्लोबल पावर्स की बदमाशी के साथ जो लड़ रहा था उसको हमला करके, उनको शहीद करके, तो उसका रिस्पांस इनको कम नहीं होगा, अब रिस्पांस बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू द ईरानियंस। अच्छा, ये बताइए कि जब ये हमला हुआ, क्या हम ये कह सकते हैं कि नजरें हटाने के लिए एक स्कूल के ऊपर हमला किया गया, तमाम तवज्जो वहां पर मबजूल करवाई गई और फिर यहां पे हमला हुआ? दूसरी, आपने ये बात की कि वो बंकर के अंदर मौजूद नहीं थे। वेस्टर्न मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि बंकर के ऊपर 30 बॉम्ब्स गिराए गए। तो वो 30 बॉम्ब्स कहां पे गिराए गए? बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये कहा। हमें इतला ये थी कि 7 मिसाइल उसके अतराफ में गिरे हैं। असल इत्तला अब तक की क्या है? और फिर जब इब्तदाई तौर पे रेस्क्यू अमला वहां पर पहुंचा तो उनमें कौन अफराद शुमार थे जिनकी तरफ से वो तस्वीर बनाई गई होगी? क्योंकि अगर तो मुखबर था तो मुखबर साथ में तो मौजूद नहीं होगा, तो बाहर का कोई आदमी होगा या कि कोई आला सतही होगा। बहुत सी बातें ये भी चल रही हैं कि मुखबरी जो है वो करने वाला साथ मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऐसा हो सकता है जो मुखबरी के लिए छोड़ा गया होगा। मोबाइल फोन के हवाले से इतलात ये हैं कि कुछ दिनों पहले से ये तमाम तर चीजें उनके अतराफ पे भी जो लोग हैं वो इस्तेमाल करना छोड़ चुके थे। तो इस जिमन के अंदर इबहाम क्या है और क्लैरिटी क्या है? देखिए, अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कब किया गया है। मेरी इतलात के मुताबिक पहला जो हमला हुआ था, पहला ही हमला आयतुल्लाह खामनाई के घर पे हुआ था और उसी में वो शहीद हुए थे। ये इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड की गई है मेरी इतलात के मुताबिक, हो सकता है गलत हो। बाद में ये भी बातें आ रही थी कि वो वॉर रूम में मौजूद हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है वॉर रूम के अंदर अटैक किया हो, लेकिन इसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। मेरे ख्याल में जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है, ये चीज़ जो हुई है, उसके अंदर कोई जीरो चांस है कि वो किसी बंकर के अंदर हो, या वो इतना आसान नहीं है। जब वो मिसाइल साइलोस को, जो अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं, उनको नहीं डिस्ट्रॉय कर पा रहे अपने म्यूनिशन से, तो वो आयतुल्लाह खामनाई को जिस बंकर में अगर रखा होता तो वो डीप बंकर होता, और यूएस की कोई भी म्यूनिशन नहीं है वो 5 फीट पेनिट्रेट कर सके जमीन अंदर।
जो कि GBU-57 है, जो सबसे ज्यादा मजबूत उनका वॉरहेड है, वो भी 200 मीटर तक ही जा सकता है। और फोर्थ के अंदर भी उन्होंने कहा था कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर बाद में रिपोर्ट्स आई कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, ना ही हो सकती है इस स्टेज के ऊपर। वो तो वेरिफिकेशन जब आएगी तब पता चलेगा। और रेस्क्यू से मुतालिक देखिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक 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 वो भी इंफॉर्मेशन ये भी आई है बीच में कि उनके कोई ऑफिस का बंदा था जिसने ये रेकी की और ये सारी बातें हुई, बट उसके अंदर भी कोई सब्सटेंस मुझे नजर नहीं आया अभी तक। सो ओनली टाइम विल टेल कि क्लैरिटी क्या है। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इन सारे मामलात में बहुत ज्यादा है। आप सुबह यासिन, मैं सुबह निकला था, वीडियो मैंने लाइव फेसबुक पे बनाई, जो जिस तरीके से लोग बाहर निकले हुए थे। और वेस्टर्न मीडिया अभी तक जो है वो 4-5 आवाजें जो बिल्डिंगों से लोग लगा रहे हैं उनके ऊपर फोकस करके स्पॉटलाइट में लाके उनको प्रोपोगेट कर रहा है, उसको लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर है, और कोई भी चीज क्लैरिटी के साथ अभी तक सामने नहीं आ पाई है। वक्त इसको और चाहिए इस चीज को एसरटेन करने के लिए। अच्छा, एक बुनियादी सवाल ये है कि जब इब्तदाई तौर पे आयतुल्लाह अली खामनाई के हवाले से खबरें नहीं थीं, और उस वक्त खबरें ये थीं कि सदर को निशाना बनाया गया है, और सदर को निशाना बनाने के साथ साथ बड़े दिमागों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, क्लैरिटी उसमें नहीं थी। आपको याद होगा कि अब ये इसकी तस्दीक तो आप कर सकते हैं कि जवाबी हमला जो है वो रहबर आला के हुक्मनामे के बाद किया जाएगा, तमाम अहदाफ लॉक कर लिए गए। उससे कुछ देर बाद जवाबी हमले कर दिए जाते हैं खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकन एयरबेसिस के ऊपर। तो सवाल ये है कि ये कौन सी कमांड थी जिसमें ना डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे, ना मोहम्मद पाकपुर मौजूद थे, ना अली शमखानी मौजूद थे, ना आयतुल्लाह की तरफ से कोई हुक्मनामा जारी किया गया? तो फिर नीचे चेन ऑफ कमांड कौन मौजूद था जिसने ये फैसला किया कि जवाबी हमला इस तरीके से किया जाएगा और उसकी तैयारी पहले से? बहुत अच्छा सवाल है। और पिज़िशकियान साहब के बारे में भी बोल रहे थे कि पिज़िशकियान साहब भी शहीद हो चुकी हैं, जबकि वो नहीं हुए, हमने सबने देखा। और जहां तक बात रही फैसले की, देखें ईरान किसी पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं चलता। ये सिस्टम बड़ा लेयर्ड सिस्टम है, बिल्कुल अहदाफ सेट किए हैं। और आई एम श्योर पहले से डिसाइडेड होगा कि अगर हमला होता है तो किस तरीके से रिस्पॉन्स होगा, कौन सा रिस्पॉन्स होगा। टारगेट सेट हुए हुए थे, मैंने पहले भी कहा था कि ट्रिगर पे फिंगर है। एंड दुबई का मैंने एग्जांपल दिया था कि मिसाइल आएगी तो क्या होगा वहां पे। तो बिल्कुल ये कमांड की बात नहीं है कि कमांड कौन होगी। 12 रोज की जंग में भी असम्पशन थी कि ईरान में अगर ये लीडर्स को उड़ा देंगे, आईआरजीसी की लीडरशिप को उड़ा देंगे तो हमले खत्म हो जाएंगे, ये ईरान हमले नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी हमने देखा कि 12 रोजा जंग में जब ये सब हुआ, पहले ही दिन लीडरशिप को उड़ा दिया, उसके बाद हमले और ज्यादा शिद्दत पकड़ना शुरू हो गए। तो ये पर्सनैलिटी के ऊपर चीजें नहीं चलती, ये पूरा लेयर्ड सिस्टम है जिसमें फैसले सिस्टम के हिसाब से होते हैं, किसी एक फर्द के हिसाब से नहीं होते। ऑल्दो फाइनल डिसीजन बिल्कुल सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के पास होता है, लेकिन कंटिजेंसी भी साथ साथ होती है, प्लानिंग होती है कि अगर नहीं होंगे वो तो क्या होगा उस सूरत में। अच्छा, ये बताइए कि अब आने वाले दिनों के अंदर अली रजा एराफी जो है, जिन्हें अबूरी सुप्रीम लीडर नामजद किया गया है, बहुत सारी बातें जो थीं अली लारेजानी के हवाले से भी थीं, लेकिन उसूल फ़िक़्ह की तालीम हासिल करना, फ़लसफ़े की करना, कलाम की करना, बड़े मदारिस की सरबराही करना, फिर बड़े असातिज़ा से पढ़े होना और फ़िक़ही मसाइल के ऊपर दस्तरस रखना, फिर फ़तवे जारी करने की सलाहियत रखना, हमारे नज़दीक तो एक आयतुल्लाह का मनसब ये है और ये यही निज़ाम है जिसे आइन के अंदर शायद ईरान में दर्ज किया गया है। तो अली लारेजानी की आवाज़ पहले क्यों उठी, उनकी तरफ तवज्जो क्यों मबजूल करवाई गई, और फिर अली रजा एराफी की जो नामजदगी है उसकी बुनियादी वजह क्या दिखाई देती? देखें जो अली लारजानी साहब हैं वो बहुत पावरफुल फिगर हैं ईरान के अंदर। वो ना सिर्फ आयतुल्लाह खुमैनी के साथ, आयतुल्लाह खामनाई के साथ क्लोजली लिंक्ड हैं, बल्कि वो दामाद हैं शहीद मुतहरी के, मुर्तज़ा मुतहरी। रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के और रेवोल्यूशन के वन ऑफ द पायनियर्स हैं, उनके वो दामाद हैं। उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है चीजों के अंदर, और इसीलिए उनके बारे में जो है वो आवाजें दी जा रही थी कि उन जैसी मजबूत शख्सियत जो है वो कमांड लेगी, क्योंकि बहुत सारे फैसले वो करते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। लेकिन जैसा कि आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट नहीं होती। देखें ईरान के अंदर अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है अराफी साहब का, आयतुल्लाह अराफी का जो लीडरशिप का सुप्रीम लीडर बनने का। वो तो सिर्फ एक लीडरशिप काउंसिल के, इंटरिम लीडरशिप काउंसिल के मेंबर हैं, क्योंकि वो गार्डियन काउंसिल से उनको लिया गया। मोहसिन रजाई हेड ऑफ जुडिशरी हैं, उनको लिया गया, और प्रेसिडेंट पेजेश्कियान है। इन तीनों को
मुश्तमिल, इन तीनों पर मुश्तमिल एक इंटरिम काउंसिल जो चला रही है चीजों को इन द एब्सेंस ऑफ द सुप्रीम लीडर। ईरान कोई डिक्टेटरशिप या कोई मोनार्की नहीं है कि सक्सेशन के मतलब वो नामजद करेंगे और दूसरा बंदा बन जाएगा, या जो है वो वल्दियत के ऊपर इसका सिस्टम चले। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन होंगे, और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स खुद से भी इलेक्टेड होती है। तो इसका फैसला कि सुप्रीम लीडर कौन होंगे ये सिर्फ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ही डिटरमिन कर सकती है।